सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि श्रेक अकेडमी में तांग वूलन को माउंटेन ड्रैगन किंग की धड़ आत्मा अस्थि प्राप्त होती है, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट एबिस स्तर तक पहुंचकर उसे भविष्य का टाइटल्ड डोलुओ बनने की क्षमता देती है। इधर श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुके हैं और गु युए व नायर सी गॉड्स लेक के किनारे उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूप रंग की दृष्टि से देखें तो गु युए नायर के सामने ठहर भी नहीं सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वे दोनों मानो एक ही स्तर पर नहीं थी। फिर भी किसी कारणवश नायर की उपस्थिति गु युए से अधिक प्रभावशाली नहीं लगती थी। वो कब लौटेगा? इतना लंबा समय हो गया है, नायर ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता, गु युए ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नायर अचानक क्रोध से भर उठी। तुम्हें नहीं पता? तुमने पहले मुझसे क्या कहा था? तुमने वादा किया था कि वो ठीक है और निश्चित रूप से लौटेगा, तो फिर पूरे 3 साल बाद भी वो क्यों नहीं लौटा? क्या तुमने उसे मार डाला? गु युए उसकी ओर मुड़ी और प्रत्युत्तर में बोली, अगर मैंने उसे मार डाला होता तो क्या तुम्हें उसकी मृत्यु का आभास नहीं हो जाता? मैंने उसे नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जीवित है। शायद वो वहीं रुक गया हो और दाई युनेयर का मंगेतर बन गया हो। ये सुनकर नायर अचानक चुप हो गई। उसने सागरदेव द्वीप की दिशा में फिर से नजर डाली। नहीं, मेरा भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो इतनी आसानी से किसी से प्रेम नहीं करेगा। वो अवश्य लौटेगा, बस किसी कारण से रास्ते में विलंब हो गया है, नायर ने दृढ़ स्वर में कहा। गु युए ने अचानक पूछा, अगर वो लौट आता है तो क्या हमारी शर्त अब भी कायम है? नायर ने गर्व से सिर उठाया। बिल्कुल, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। गु युए का भाव नहीं बदला। वो बोली, लेकिन मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं। तुम सारी जिम्मेदारियों से बचकर यहाँ आराम से रह सकती हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि मेरे कंधों पर कितना बोझ है। अगर तुम वो बोझ उठाने को तैयार नहीं हो तो मुझे उठाना होगा। इसलिए मैं केवल 3 महीने और प्रतीक्षा करूंगी, फिर चली जाऊंगी। मैंने उससे वादा किया था कि हम साथ में आंतरिक पांगरण में प्रवेश करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं लौटा तो ये मेरी गलती नहीं होगी। वादा वही तोड़ रहा है और मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर नायर हल्का सा कांप उठी और उसकी आंखों में कोमलता झलक उठी। तुम? गु युए मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान उदास और एकाकी थी। क्या तुम मुझे जाने से रोकने की कोशिश करोगी? तुम ऐसा कर नहीं पाओगी, है ना? मूलतः तुम भी मेरी तरह ही हो। तुम भी वास्तविकता से भाग रही हो। नायर ने पूछा, तो अगर मेरा भाई लौट आता है तब भी क्या तुम चली जाओगी? हाँ, जाऊंगी, गु युए ने बिना झिझक उत्तर दिया। मैं सबको और इंतजार नहीं करवा सकती। समय बहुत कम है और कई काम शुरू करने हैं। स्पिरिट पगोड़ा चाहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपनी भूमिका संभालूं। नायर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। मैं हमेशा यहीं रहकर उसका इंतजार करूंगी। तुमने कहा है कि वो जीवित है तो वो अवश्य लौटेगा। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। गु युए केवल मुस्कुराई, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने लंबे बालों की कुछ लटें कान के पीछे की और मुड़कर आंतरिक पांगरण की मुख्य इमारत की ओर चल पड़ी। नायर उसकी जाती हुई पीठ को देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाई, बस वो लौट आए तब तुम शर्त निश्चित रूप से हार जाओगी। सच तो यह है कि तुम पहले ही मुझसे हार चुकी हो। क्या तुम्हें अब तक इसका एहसास नहीं हुआ या तुम मानने को तैयार नहीं हो? फिर उसने आकाश की ओर देखा और आह भरी। भैया, तुम कब लौटोगे? क्या सचमुच स्टार लुओ साम्राज्य में राजकुमारी के मंगेतर बनकर रह गए हो? श्रेक अकादमी के मुख्य द्वार पर, या यूं कहें श्रेक सिटी के मुख्य द्वार पर, एक लंबी विलासितापूर्ण सोल कार आकर धीरे से रुकी। दाएं तरफ का दरवाजा खुला और भीतर से एक व्यक्ति बाहर निकला। वो एक गठीला पर्वत सा विशाल पुरुष था, चमकते हुए गंजे सिर और तंग औपचारिक वस्त्रों में, जो उसकी प्रभावशाली उपस्थिति को और उभार रहे थे। वो गाड़ी के पीछे घूमकर बाईं ओर का पिछला दरवाजा खोलने लगा। सबसे पहले बर्फ सी उजली त्वचा वाली एक पतली टांग बाहर आई, फिर एक लंबी सफेद पोशाक के साथ एक युवती कार से उतरी। उस गंजे पुरुष के पास खड़ी होकर वो अत्यंत छोटी प्रतीत हो रही थी। उसके लंबे घुंघराले बाल पीठ तक झूल रहे थे। उसके चेहरे पर एक पवित्र और ताजगी भरा भाव था और सामने लगे पट पर नजर डालते समय उसकी सुंदर आंखों में एक अव्यक्त लालसा झलक रही थी। गंजा पुरुष सीधे श्रीक सिटी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। लोगों को प्रवेश की स्वतंत्रता थी, लेकिन वाहनों को नहीं, और वो ये भली भांति जानता था। उन दोनों के अलावा वर्दीधारी 2 पुरुष भी कार से उतरे। स्पष्ट था कि वो महासंघ के किसी आधिकारिक विभाग से थे। वे शीघ्रता से उनके पास आए और उन्हें भीतर ले गए।
हाँ, यहाँ तक कि महासंघ की आधिकारिक गाड़ी को भी विशेष अनुमति के बिना श्रीक अकादमी के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। श्रीक सिटी में प्रवेश करने के बाद गंजा पुरुष और सफेद वस्त्रधारी युवती उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। लॉन्ग बड़े भैया, ये जगह कितनी शानदार है। डोलुआओ महाद्वीप तो हमारे महाद्वीप से कहीं अधिक रोचक लगता है। गंजे पुरुष ने तीव्र दृष्टि से सिर हिलाया। तो ये वो स्थान है जहां श्रीक अकादमी स्थित है। देखना है कि ये अकादमी पूरे महाद्वीप की नंबर 1 कहलाने योग्य कितनी विशेष है। युवती मुस्कुराई। जहां वो है वही स्थान विशेष है। गंजे पुरुष ने अजीब दृष्टि से उसकी ओर देखा। यूनेयर, 3 साल से अधिक हो गए हैं। तुम। युवती ने सिर हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए लॉन्ग बड़े भैया, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं जानती हूं कि आप मेरा भला चाहते हैं और आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं किसी के लिए अपना फैसला नहीं बदलूंगी। 3 साल पहले मैंने जबरन सगाई से बचने के लिए आत्महत्या की धमकी दी थी और अब मेरी नियति पूरी तरह मेरे हाथ में है। क्या आपको याद नहीं, क्रोध में पिता ने मुझे राजकुल से निष्कासित कर दिया था। अब मैं राजकुमारी नहीं रही और न ही मेरे वंशज राजवंश के होंगे। अगर तांग वुलीन यहाँ होते तो वो तुरंत इस सफेद पोशाक वाली युवती को स्टार लुओ साम्राज्य की शरारती राजकुमारी दाई यूनेयर के रूप में पहचान लेते। उसके साथ जो व्यक्ति था वो मॉन्स्टर अकादमी का स्तंभ, सहस्त्राब्दी में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली ड्रैगन किंग लॉन्ग युए था। लॉन्ग युए के चेहरे पर निराशा झलक उठी। यूनेयर, तुम जानती हो कि महाराज गंभीर नहीं थे। तुम्हारे चौथे भाई, जो तख्त के उत्तराधिकारी हैं, मुझसे कहते हैं कि भले ही महाराज तुम्हें क्षमा न करें, वे सिंहासन पर बैठते ही तुम्हें पुनः राजकुमारी घोषित कर देंगे। दाई यूनेयर मुस्कुराई। मुझे ये सब पता है। पिता ने केवल राज परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्रोध दिखाया था, लेकिन उसी के साथ उन्होंने मुझे स्वतंत्रता भी दी। मेरे भविष्य के बच्चे राजशी होंगे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं जीवन भर डोलुआओ महाद्वीप में ही रहूं। लॉन्ग युए की आंखों में ठंडक चमक उठी और उसकी मुट्ठियां कस गईं। वो सचमुच उस व्यक्ति को अभी पीटना चाहता था। चलो सीधे श्रीक अकादमी चलते हैं। जब तक मैं उससे मिल नहीं लेती, कहीं नहीं जाऊंगी। श्रीक अकादमी के मुख्य द्वार के आंतरिक प्रांगण के छात्रावास में शेरशी अपने कमरे के सोफे पर बैठा था। चेहरे पर शून्यता और उलझन का भाव था। पिछले कुछ दिनों से वो ऐसा ही था। उसने साधना तक बंद कर दी थी। आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था। यहाँ प्रत्येक छात्र को अपना अलग कमरा मिलता था। भोजन भी पहले से कहीं बेहतर था और कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ता था। बाहरी प्रांगण से आंतरिक प्रांगण में आना मानो नरक से स्वर्ग में पहुंच जाना था। यहाँ साधना के संसाधन और सुविधाएं सर्वोत्तम थी और शिक्षक भी सबसे उत्कृष्ट। वू झांगकोंग उनके साथ आंतरिक प्रांगण में नहीं आए थे। वे बाहरी प्रांगण में दूसरी कक्षा के प्रथम वर्ग को पढ़ाने के लिए रुके थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि इस अंतिम वर्ष पढ़ाने के बाद वे शिक्षक पद छोड़कर आंतरिक प्रांगण में आकर अपनी बैटल आर्मर साधना को निखारेंगे। ठक ठक ठक, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। शियश्वे चौंक गया, तुरंत उठकर दरवाजा खोला। बाहर युए जेंग्यू खड़ा था। वो अंदर आया और सीधे कमरे में प्रवेश कर गया। 3 साल पहले की तुलना में वे सभी काफी बड़े हो चुके थे। शिए अब 180 सेंटीमीटर से भी लंबे हो चुके थे और युए झेंग्यू की लंबाई तो 185 सेंटीमीटर से भी अधिक हो गई थी। दोनों ही बेहद आकर्षक थे, लेकिन जहां शिए के चेहरे पर लगभग हमेशा एक चालाक मुस्कान रहती थी, वहीं युए झेंग्यू से पवित्र और दिव्य आभा झलकती थी। उनकी शैलियां बिल्कुल अलग थीं, फिर भी दोनों को अपनी ही उम्र के इनर कोर्ट शिष्यों से काफी ध्यान मिलता था। अतिरिक्त ध्यान मिलना तो स्वाभाविक ही था। आखिर वे श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स का हिस्सा जो थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युए झेंग्यू ने कमरे की अव्यवस्था देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो खिड़की तक गया और उसे खोल दिया, जिससे सी गॉड्स लेक की सुहावनी ताजी हवा कमरे में भर गई। शिए निराश चेहरे के साथ फिर से सोफे पर बैठ गया। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? युए झेंग्यू ने झुंझलाकर पूछा। दोनों अक्सर आपस में नोकझोंक करते रहते थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके स्वभाव में समानता थी, दोनों ही अप्रत्याशित थे। हालांकि ये गुण शिए में ज्यादा स्पष्ट था। शिए के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। तुम्हें कुछ काम है? अगर नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। ओह, युए झेंग्यू ने भौं उठाई। थोड़ा घमंडी हो गए हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें एक मुकाबला चाहिए ताकि मैं तुम्हें होश में ला सकूं? शिए सोफे पर ढह गया। दिलचस्पी नहीं है। युए झेंग्यू के मन में एक विचार आया और वो हंसते हुए उसके पास आकर बोला, मुझे पता है क्या चल रहा है। ये युआनएन की वजह से है ना? देखो तुम्हारी हालत। इतने समय से उसके पीछे पड़े हो, फिर भी सफल नहीं हुए। अब तो समझ नहीं आता क्या कहूँ। बाहर निकलो,
शिए गरजा। युए झेंग्यू ने हाथ जेब में डालते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। इस साल हम सब वयस्क हो गए हैं और सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन जल्द ही होने वाला है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी इनर कोर्ट शिष्य भाग ले सकते हैं। तुम्हें डर है कि कोई युवा ने इनको तुमसे छीन न ले, सही है? या तुम्हें डर है कि तुम्हें उसके साथ मौका ही नहीं मिलेगा? शिए ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे मौका क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो किसी को चुनेगी तो वो मैं ही हो सकता हूँ। अगर वो मुझे नहीं चुनेगी तो किसी और को भी नहीं चुनेगी। युए झेंग्यू हंस पड़ा। ये जरूरी नहीं है। इनर कोर्ट में कई वरिष्ठ हैं जो रूप और शक्ति दोनों में उत्कृष्ट है। वहाँ 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर्स की भी कमी नहीं है। तुम्हें कैसे यकीन है कि युवानन तुम्हें ही चुनेगी? मुझे तो ये बिल्कुल तय नहीं लगता। शिए ने उसे घूरा। जो भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उससे लड़ूंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। युए झेंग्यू ने तिरस्कार से कहा, अपनी हालत तो देखो। अगर मैं युवानन होती तो मैं भी तुम्हें नजरअंदाज करती। तुम इसके लायक हो। ये सुनते ही शिए गुस्से में मुर्गे की तरह उछल पड़ा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। युए झेंग्यू ठंडे स्वर में हंसा। जैसी तुम्हारी मर्जी। जानते हो किसी लड़की को पाने का सबसे जरूरी तत्व क्या है? शिए बोला, तुम्हारी तरह मोटी चमड़ी होना। दफा हो जाओ। तुम ऐसे ही उदास बैठे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला। युए झेंग्यू मुड़कर जाने लगा। शिए तुरंत उसके पास लपका और उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तुम जीत गए, माफ करना, प्लीज सिखाओ। युए झेंग्यू मुड़ा और हंसते हुए बोला, आत्मविश्वास बेवकूफ। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो युवानन तुम पर क्यों करेगी? मोटी चमड़ी होना जरूरी है, लेकिन आत्मविश्वास भी चाहिए। तुम काफी समय से उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन सोचो, तुमने कितनी बार सच में उससे अपने दिल की बात कही है? ये कन्वेंशन तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। अगर असफल भी हुए तो कम से कम सबको बता देना कि तुम क्या सोचते हो। अगर कोई युवानन को तुमसे छीनने की कोशिश करे तो तुम जान की बाजी लगा दोगे। ये सबको दिखा दो। अपना दृढ़ निश्चय सबके सामने रखो। भले ही वो तुम्हें मना कर दे, कम से कम बाकी दावेदार कम हो जाएंगे। और सच बताओ, युवानन खूबसूरत है, लेकिन उसके पास टाइटन जायंट ऐप मार्शल होल है और वो हमेशा भारी हथौड़े घुमाती रहती है। इसलिए बहुत लोग उसे छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे। युए झेंग्यू की बातों ने शिए को जैसे ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तुम सही कह रहे हो, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं बस इस बात से डरता रहा कि वो मुझे ठुकरा देगी। लेकिन अगर ठुकरा भी दे तो क्या हुआ? मुझे बस अपना संकल्प दिखाना है और सबको पीछे हटने पर मजबूर करना है। ये सच में बढ़िया सलाह है भाई। कन्वेंशन के बाद मैं तुम्हें शानदार दावत दूंगा। शिए फिर से जोश से भर गया। उसमें हमेशा से लड़ाकू जज्बा था और वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। बस उसने खुद को एक कोने में ढकेल लिया था और उसका दर्द इस विचार से उपजा था कि युवानन उसे हर हाल में ठुकरा देगी। सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन एक ऐसा आयोजन था जिसमें केवल श्रेक अकेडमी के इनर कोर्ट शिष्य ही भाग ले सकते थे और सभी प्रतिभागियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए थी। ये परंपरा 10,000 वर्षों से चली आ रही थी। श्रेक अकेडमी के छात्र इतने उत्कृष्ट होते थे कि बाहर की दुनिया में उनके लिए उपयुक्त साथी ढूंढना कठिन था। इसलिए कई लोग इस कन्वेंशन में अपना जीवन साथी ढूंढने आते थे। इस कन्वेंशन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जोड़ी स्पिरिट आइस डोलुआ हुआ यूहाओ और ड्रैगन फ्लाई डोलुआ तांग वू तोंग की बनी थी। उनकी कहानी किसी परियों के कहानी से कम नहीं थी। इसलिए इस आयोजन से पहले का समय हमेशा इनर कोर्ट शिष्यों के लिए सबसे रोमांचक होता था। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आउटर कोर्ट के छात्र इस आयोजन को देख सकते थे। ये उन्हें प्रेरणा देने के लिए था ताकि वे साधना में अधिक मेहनत करें और जल्द ही वन वर्क बैटल आर्मर मास्टर बन सकें, जिससे उन्हें भी भविष्य में इस कन्वेंशन में भाग लेने का अवसर मिल सके। कन्वेंशन में अब केवल आधा महीना बाकी था और इसी कारण शिए इतने चिंतित थे। अचानक एक विशालकाय आकृति हाँफते हुए कमरे में घुस आई। शू लीजी 3 साल पहले की तुलना में काफी लंबे हो चुके थे, लेकिन उनका वजन भी उसी अनुपात में बढ़ा था। वे अब एक बहुत बड़े मोटे व्यक्ति बन चुके थे और उनका रूप रंग उनके बनाए हुए रिकवरी पोर्क बंस जैसा ही लगता था। क्या हुआ? शिए और युए झेंग्यू दोनों ने आश्चर्य से पूछा। शिए और युए झेंग्यू का स्वभाव मिलता जुलता था, जबकि शू लीजी का स्वभाव तांग वुलिन की तरह था। वो बाहर से सरल और शर्मीले लगते थे, लेकिन अंदर से काफी चालाक थे। जो भी उनसे दुश्मनी लेता उसे पछताना पड़ता, लेकिन आज वे घबराए हुए दिख रहे थे। क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? युए झेंग्यू ने पूछा। शिए ने भी कहा, हाँ क्या बात है, और हाँ, अगर तुमने थोड़ा वजन कम नहीं किया तो क्या तुम सी गॉड फेट कन्वेंशन में भाग ले पाओगे? शू लीजी ने उसे घूरा। मैं क्यों भाग नहीं ले पाऊंगा? मेरे पास बहुत से दांव हैं। अभी ये बात छोड़ो, डाई युआनन और लॉन्ग युए अभी अभी हमारे अकेडमी पहुंचे हैं। कौन?
शिए ने उलझन से पूछा। युए झेंग्यू भी हैरान था। ये नाम कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। शूली जी ने याद दिलाया, वे मॉन्स्टर एकेडमी की टीम के सदस्य थे जिनसे हमने कॉन्टिनेंटल यंग एलाइट टूर्नामेंट में मुकाबला किया था। डाई युआनएन स्टार लो एम्पायर की राजकुमारी है और लॉन्ग युए वही है जिसके पास माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल होल है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे बदल गए। वे यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने एक साथ पूछा। शूली जी ने कंधे उचकाए। सुना है वे एक्सचेंज स्टूडेंट्स के रूप में आए हैं और अब हमारे इनर कोर्ट में पढ़ेंगे। क्या? दोनों के चेहरों पर अजीब भाव आ गए। लॉन्ग युए ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। एक के बनाम एक मुकाबले में श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया था। तांग वुलिन तो लगभग उसके हाथों मारे ही गए थे। युए झेंग्यू भी एक बार उससे हार चुके थे, इसलिए ये नाम सुनकर वे असहज हो गए। क्या वो यहाँ अपनी श्रेष्ठता दिखाने आया है? युए झेंग्यू ने पूछा। हालांकि पिछले 3 साल में 7 मॉन्स्टर्स ने बहुत प्रगति की थी, फिर भी लॉन्ग युए उनसे काफी आगे था। 3 साल पहले ही वो 6 रिंग सोल एम्परर था और 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर भी। इन वर्षों में वो निश्चित ही और भी शक्तिशाली हो गया होगा। शूली ही ने बेफिक्री से कहा। क्या पता बदला लेने आया हो। खैर, मैं तो फूड टाइप सोल मास्टर हूँ, इससे मेरा क्या लेना देना। सिस्टर शिंग मेरी रक्षा कर लेंगी, तुम दोनों अपनी सुरक्षा की चिंता करो। तुम्हारे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं है? युए झेंग्यू ने ताना मारा। हिम्मत? उसका क्या करूं? उसे खा तो नहीं सकता। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे कन्वेंशन की तैयारी करनी है। शूलीजी हंसते हुए बोला। युए झेंग्यू की आंखें चमक उठी। अरे मोटू, तुम्हारी नजर किस पर है? वू सिदो या झेंगिरान पर तो नहीं? एक कांटों से भरी है और दूसरी जहरीली, सावधान रहना। शूलीजी ने आंखें घुमाई और कहा, मेरी नज़र तो युवा ने ये हुई और शूसिया यान दोनों पर है, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि किसे प्रपोज करूँ। क्या मरना है तुम्हें? युए ज़ेंग्यू और शिए दोनों एक साथ चिल्लाए। उनके डरावने चेहरों को देखकर शूलीजी ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम दोनों तो दिन ब दिन कपल जैसे लगने लगे हो। इतना कहकर वो दरवाजे से निकलकर जितनी तेज भाग सकता था भाग गया। शिए और युए ज़ेंग्यू ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी युए ज़ेंग्यू अचानक पीछे उछल गया और बोला, मुझसे दूर रहना, दफा हो जाओ, ये मेरा कमरा है। डे यूएनर और लॉन्ग युए के आने की खबर जल्द ही पूरे इनर कोर्ट में फैल गई। सबको ये भी पता चल गया कि वो कुछ समय तक उनके साथ पढ़ाई करने वाले हैं। दूसरे लोग भले ही लॉन्ग युए के बारे में ज्यादा न जानते हों, लेकिन इस पीढ़ी के श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। लॉन्ग युए उनके दिलों में एक अजेय शख्सियत की तरह था, जिसने उन पर बेहद गहरी छाप छोड़ी थी। अगर तांग वुलिन की ब्लड लाइन दबाव, गू युए की अर्थ एलिमेंट सील और अंत में डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन न होती, तो वो इतने भयानक प्रतिद्वंदी को कभी न हरा पाते। प्रतियोगिता के बाद तो वू ज़ांगकोंग ने भी मान लिया था कि एक के बाद एक लड़ाई में वो लॉन्ग युए पर जीत की गारंटी नहीं दे सकते। ऐसी प्रशंसा से साफ था कि स्टार लो एम्पायर का ये विलक्षण प्रतिभाशाली युवक कितना शक्तिशाली था। क्या कहा? शूज या यान की चीख कई 100 मीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। सिर्फ वही नहीं, श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के बाकी सदस्य भी उनके सामने खड़े 2 लोगों को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। वो आखिरकार डे यूएनर और लॉन्ग युए से मिल चुके थी, जो इतनी दूर से यहाँ आए थे, और उन्होंने सबको एक चौंका देने वाली खबर दी। ये सच है, डे यूएनर ने गंभीर आंखों से कहा। कुछ समय पहले हमें खबर मिली कि तांग वुलिन स्टार लो सिटी में तांग सेग के मुख्यालय से एक लंबी दूरी की फेरी से डोलुआ कॉन्टिनेंट लौट रहे हैं। समुद्री यात्रा अनिश्चित होती है, लेकिन तांग सेग की फेरी हमेशा विश्वसनीय रही है। ये खबर सुनते ही हम तुरंत यहाँ चले आए। क्या वो अभी तक नहीं लौटे? गू युए को छोड़कर श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स के सभी सदस्य ये सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वो मरा नहीं? कैप्टन जिंदा है? वो छोटे संसार के ढहने के बाद भी बच गया? शिए खुशी से उछल पड़ा। युए ज़ेंग्यू ने भी उत्साह में हवा में हाथ लहराया। डे यूएनर की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये सुनकर मैं भी बहुत हैरान हुई थी। मैं तो समझती थी कि वो शुक्र है कि वो जिंदा है। तांग सेग की जानकारी भरोसेमंद है, हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। ये सिंग लान अपेक्षाकृत शांत थी। उसने डे यूएनर से पूछा, तुम वुलिन से क्यों मिलना चाहती हो? डे यूएनर मुस्कुराई। वो मेरा आदमी है, तो जाहिर है कि उसके जिंदा होने की खबर मिलते ही मुझे उसे ढूंढने आना ही था। क्या कहा? सब लोग फिर से हैरान रह गए। डे यूएनर के गाल पर हल्की लाली आ गई। 3 साल पहले हम दोनों तांग सेग के बैटल हॉल के एजेंट बनकर एक छोटे संसार में गए थे। वो वाइट 3 था और मैं वाइट 7। हम संयोग से एक ही समूह में थे।
इतने समय साथ रहने के बाद रिश्ता बन ही गया। फिर एक खतरनाक स्थिति आई और उसने मुझे बचाने के लिए पहले बाहर भेज दिया, लेकिन उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रही हूँ। वो मेरा मंगेतर है। अगर वो स्टार लो कॉन्टिनेंट लौटना चाहे तो वो मेरा मंगेतर रहेगा, अगर नहीं तो मैं उसके लिए यहाँ रह जाऊंगी, चाहे मुझे शाही दर्जा छोड़ना पड़े। सबने गू यूए की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा शांत था। धन्यवाद हमें खबर देने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, गू यूए ने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत चली गई। डे यूएनर की आंखों में हल्की मुस्कान थी। मैं यहीं उसका इंतजार करूंगी। बाकी सभी गू यूए के पीछे पीछे चले गए। ये सिंगलान ने सांत्वना दी। उसकी आवाज से साफ है कि वो झूठ बोल रही है। और 3 साल पहले कप्तान सिर्फ 15 साल का था। कुछ महीनों में ऐसा क्या हो सकता था? शीए शीए बोला, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वो इतनी जल्दी क्यों आई? खैर, ये तो शानदार खबर है कि कप्तान जिंदा है। कुछ दिन बाद श्रेक एकेडमी के मुख्य द्वार पर सोल टैक्सी से उतरकर तांग बुलिन ने विशाल परिचित द्वार को देखा। उसे लगा जैसे पिछले 3 साल किसी और जन्म की बात हो। ड्रैगन वैली से निकलते ही उसे पता चला कि वो वहां कुल 3 साल और 4 महीने रहा था। इन 40 महीनों में उसने ड्रैगन टूम्ब में सभी ड्रैगन कंकालों को दफनाने का महान कार्य पूरा कर लिया था। अब वो 18 साल का था और 19 का होने वाला था। सब लोग अब बड़े हो गए होंगे। क्या एकेडमी बदल गई होगी? मेरे दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। नार, तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना। इन जटिल भावनाओं के साथ वो श्रेक सिटी के गेट पर पहुंचा और दीवार को उत्साह से चूम लिया। घर लौटने की भावना से उसका शरीर रोमांचित हो गया। शहर में सब कुछ परिचित था। वो सीधे उसी नूडल्स की दुकान पर गया जहां शू ली जी उसे पहले लाया था और एक साथ 10 कटोरे नूडल्स ऑर्डर कर दिए। ड्रैगन वैली से निकलते समय पहाड़ की चोटी पर कोई नहीं था। उसे जंगल पार करके बहुत देर बाद एक गाड़ी मिली, तब जाकर वो स्टार लो सिटी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे तांग सेग से मदद मांगनी पड़ी। सौभाग्य से तांग सेग के पास दोनों महाद्वीपों के बीच माल ढोने की फेरियां थीं। वहीं उसे पता चला कि प्रतिनिधि मंडल 2 साल पहले ही डोलुआ कॉन्टिनेंट लौट गया था। इस प्रकार तांग वूलिन ने कुछ योगदान अंक खर्च करके उस मालवाहक फेरी पर सवार हुआ जो डुलुओ महाद्वीप की ओर जा रही थी। रास्ते में फेरी पर कई बार समुद्री आत्मा जीवों ने हमला किया, जिससे थोड़ी देरी हुई, लेकिन अंततः वो अब वापस आ चुका था। ये घर लौटने का एहसास था और ये अद्भुत था। तांग वूलिन ने कभी नहीं सोचा था कि वो श्रेक अकादमी से इतना गहरा प्रेम करने लगेगा। 10 कटोरे नूडल्स खाने के बाद वो किसी तरह अपनी उत्तेजना को थोड़ा शांत कर पाया। सबकी प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए वे सब अब तक आंतरिक प्रांगण इनर कोर्ट में पहुंच चुके होंगे। 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए संभवतः वे सब एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बन चुके होंगे। लेकिन मैं अभी भी ये सोचते ही तांग वूलिन का मन थोड़ा उदास हो गया। ड्रैगन वैली में बिताए 3 वर्षों के दौरान उसका रक्तसार अत्यधिक बढ़ गया था और उसका शरीर भी अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उसकी आत्मिक शक्ति 3 साल से अधिक समय तक सील रही और उसमें जरा भी वृद्धि नहीं हुई। इसलिए वो अभी भी 4 रिंग आत्मा पूर्वज सोल एंसेस्टर था। शायद समय के बीतने के कारण वो थोड़ा आगे बढ़कर रैंक 44 तक पहुंच गया था। 15 वर्ष की आयु में रैंक 44 का सोल एंसेस्टर होना पहले से ही काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन वो जल्द ही 19 वर्ष का होने वाला था। 19 वर्ष की आयु में रैंक 44 होना सामान्य लोगों में तो असाधारण था, परंतु श्रेक अकादमी में ये साधारण ही माना जाता था। ये समझना चाहिए कि यदि श्रेक अकादमी का कोई छात्र 20 वर्ष की आयु तक एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर नहीं बनता, तो उसे आंतरिक प्रांगण में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता। इसलिए वापस लौटने के बाद उसे अपने मित्रों की बराबरी करने के लिए वास्तव में तेजी से आगे बढ़ना था। भरपेट भोजन करने और बिल चुकाने के बाद तांग वूलिन सीधे श्रेक अकेडमी के आंतरिक प्रांगण की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके मित्र वही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी छोटी बहन को 3 साल से अधिक समय से नहीं देखा था, इसलिए उसे उससे मिलना ही था। आखिरकार नायर अवश्य ही अत्यधिक चिंतित रही होगी। जब वो श्रेक अकादमी के आंतरिक प्रांगण के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो वहां खड़े 2 पहरेदारों, जो स्वयं आंतरिक प्रांगण के शिष्य थे, ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। आंतरिक पहचान पत्र के बिना कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए तांग वूलिन ने अपना आत्मा संचारक निकाला, जिसे उसने 3 साल से अधिक समय से उपयोग नहीं किया था। उसने अपनी आत्मिक शक्ति से उसे चार्ज किया और फिर उस परिचित नंबर पर कॉल मिलाई। कुछ देर तक घंटी बजती रही, फिर कॉल जुड़ गई। दूसरी ओर पूर्ण मौन था। नायर, तांग वूलिन ने अनिश्चित स्वर में कहा।
तुरंत ही दूसरी ओर से एक तीखी चीख सुनाई दी और उसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फटने वाले हों। वो इतना डर गया कि लगभग आत्मा संचारक हाथ से फेंक ही देता। द्वार के पास खड़े दोनों पहरेदारों ने भी वो चीख सुन ली थी। बड़े भाई, क्या ये आप हैं? क्या सच में आप हैं? नायर ने अत्यंत उत्साहित और व्यग्र स्वर में पूछा, और इस परिचित आवाज़ को सुनकर तांग वूलिन की आंखें नम हो गई। हाँ, मैं यही हूँ नायर, मैं वापस आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? उसने पूछा। मैं सी गॉड आइलैंड पर हूँ। आप कहाँ हैं बड़े भाई? नायर की सांसें तेज हो रही थीं। तांग वूलिन ने उत्तर दिया, मैं आंतरिक प्रांगण के द्वार के बाहर हूँ। यहाँ पहरेदार मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। रुको मेरे लिए, नायर ने बहा, और तुरंत ही दूसरी ओर से तेज हवा की आवाज़ सुनाई देने लगी। कॉल मत काटना बड़े भाई, मैं अभी पहुंच रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस समय तांग वूलन की आंखें उत्साह से चमक रही थी। केवल 15 सेकंड बाद ही तांग वूलन ने देखा कि आंतरिक प्रांगण की ओर से एक रजत प्रकाश बिजली की तरह उसकी ओर आ रहा था। वो प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही वो रजत प्रकाश उसकी बाहों में आ समाया। एक कोमल और पतला शरीर उससे लिपट गया। परिचित सुगंध और लंबे चांदी जैसे बालों का दृश्य सामने था। उसका हृदय कांप उठा। उसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी बाहों में कौन है। नायर लंबी हो गई थी और उसका शरीर भी विकसित हो चुका था। वो सचमुच एक युवती बन चुकी थी। तांग वूलिन स्वयं 190 सेंटीमीटर से अधिक लंबा था, फिर भी वो उससे थोड़ा ही छोटी थी। इस समय वो उस पर चढ़ी हुई थी। उसके पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और उसकी बाहें उसके गले के चारों ओर कसकर बंधी हुई थीं। वो जल्दी जल्दी उसका वस्त्र ठीक कर रहा था ताकि वो अनुचित रूप से न खिसके। द्वार पर खड़े दोनों शिष्य स्तब्ध रह गए थे। अकादमी में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके बाल रजत थे, सी गॉड आइलैंड की देवी, ड्रैगन स्पीयर गॉडेस नायर। ड्रैगन स्पीयर गॉडेस की उपाधि 3 साल पहले से ही प्रसिद्ध थी। वो बहुत कम सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी, लेकिन एक बड़े आंतरिक प्रतियोगिता में उसने अपनी असाधारण सिल्वर ड्रैगन स्पीयर से सभी को पराजित कर दिया था और वो सभी आंतरिक शिष्यों में सबसे शक्तिशाली बन गई थी। पूरे आंतरिक प्रांगण में वो देवी के समान पूजनीय थी, विशेषकर पुरुष शिष्यों की नज़रों में। लेकिन इस समय वही परिपूर्ण देवी एक पुरुष से इस प्रकार लिपटी हुई थी, स्पष्ट रूप से अत्यधिक भावुक। तांग वूलिन ने उसके लंबे बालों को सहलाया और धीरे से उसे थोड़ा अलग किया। वर्तमान नायर अब पुरानी नायर नहीं थी, वो बड़ी हो गई थी और ये निकटता उसे अपने बड़े भाई के रूप में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। रो मत नायर, बड़ा भाई वापस आ गया है। तुम्हें चिंता में डालना मेरी गलती थी। बड़े भाई? ये सुनते ही दोनों पहरेदारों के मन में तांग वूलन के प्रति गहरा सम्मान उमड़ आया। ये ड्रैगन स्पीयर गॉडेस का बड़ा भाई है। नायर नीचे उतरी और फिर आश्चर्यचकित पहरेदारों के सामने उसने तांग वूलन के गालों पर 2 चुंबन रख दिए। उसे इतने पास से देखते हुए तांग वूलन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वो अत्यंत सुंदर थी। उसके लंबे रजत बाल, बैंगनी आंखें, पतली कमर और लंबी टांगें, सब कुछ अद्भुत था। बड़े भाई, आप 3 साल से अधिक समय तक बिना संपर्क किए गायब रहे। मैंने आपको बहुत याद किया। उसने उसे सांत्वना दी। अब मैं वापस आ गया हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? हाँ, कभी मत जाना। उसने आंसू भरी आंखों से पूछा। बड़े भाई, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? हाँ, अवश्य, तुम मेरी सबसे प्रिय नायर हो। वो मुस्कुराई। आपको ये याद रखना होगा। तांग वूलिन ने पूछा, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? बाकी सब भी यहीं हैं? हाँ, उसने उत्तर दिया। अब वे श्रेक के नए 7 मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। तुम नहीं बनी? उसने सिर हिलाया। मैं नहीं बनना चाहती थी। चलिए पहले सी गॉड आइलैंड चलते हैं बड़े भाई। वो आगे बढ़ी और उसके शरीर से रजत प्रकाश फैलने लगा। अगले ही क्षण उसके शरीर पर रजत बैटल आर्मर प्रकट होने लगा। जटिल आकृतियों से सुसज्जित वो पूर्ण 2 शब्द बैटल आर्मर था। तांग वूलिन आश्चर्य से बोला, 2 शब्द बैटल आर्मर? और वो भी पूरा सेट? 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद नायर अब एक 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन चुकी थी, जबकि वो अभी तक 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर भी नहीं बना था। नायर मुस्कुराई। तांग वूलिन का हाथ थामकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसे साथ लेकर हवा में उठ गई। एक कोमल आत्मा शक्ति का गोला दोनों के शरीरों को घेरे हुए था। तांग वूलिन महसूस कर सकता था कि नायर की सोल पावर बेहद घनी थी, उससे कहीं अधिक जितनी उसकी अपनी थी। कुछ ही क्षणों में वे सी गॉड द्वीप के ऊपर आकाश में पहुंच गए। चांदी जैसे ड्रैगन पंख फिर से समा गए और बैटल आर्मर चमकते कणों में बदलकर नायर के शरीर में विलीन हो गया। नायर, तुम तो पहले ही 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन चुकी हो। सोचो तो,
अभी तुम सिर्फ 16 साल की हो। हे भगवान, तुम तो पूरे महाद्वीप के इतिहास की सबसे कम उम्र की 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर हो सकती हो। तांग वुलिन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वो और उसके साथी भी असाधारण प्रतिभाशाली थे और कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन वो विश्वास से कह सकता था कि इतनी कम अवधि में 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना उनके लिए असंभव था। नायर की प्रतिभा तो मानो प्रकृति के नियमों को ही चुनौती दे रही थी। यहाँ तक कि लॉन्ग युए भी लगभग 20 वर्ष का था जब वो 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बना था। उसके शरीर से निकलती सोल पावर की तरंगों को देखकर लग रहा था कि भले ही वो 6 रिंग सोल एम्परर ना बनी हो, उसकी शक्ति उस स्तर के बराबर पहुंच चुकी है। क्या उसकी छोटी बहन सच में इतनी शक्तिशाली हो गई थी? ये बात उसे हीन भावना से नहीं भर रही थी, लेकिन वो सचमुच स्तब्ध था। नायर हंसी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तुम वापस आ गए हो। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सी गॉड द्वीप के भीतर की ओर ले गई। नायर इस जगह से भली भांति परिचित थी। वो उसे पहाड़ी के बीचों बीच बने एक छोटे लकड़ी के केबिन तक ले गई। केबिन बहुत बड़ा नहीं था, उसमें केवल 2 कमरे थे, लेकिन वो बहुत साफ सुथरा था और यहाँ की हवा बेहद ताज़ा थी। सी गॉड द्वीप की हवा उन सभी स्थानों से अधिक शुद्ध थी जहाँ तांग वुलिन कभी गया था। यहाँ तक कि घने जंगल की हवा भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। केबिन के अंदर एक मेज, एक कुर्सी, एक बेंच, एक अलमारी और एक झूला था। झूले पर किसी अज्ञात पेड़ की गहरे हरे रंग की पत्तियां बिछी हुई थी। क्या तुम यहीं रहती हो नायर? तांग वुलिन ने पूछा। नायर ने सिर हिलाया। हाँ, यहीं रहती हूँ और मुझे ये जगह बहुत पसंद है। उसने अपने हाथ तांग वुलिन के कंधों पर रखे, उसे बेंच पर बिठाया, फिर उसके लिए पानी का एक गिलास भरकर उसके हाथ में दिया। जैसे ही उसने गिलास पकड़ा, उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। बड़े भैया, क्या तुम्हें पता है कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया? क्या तुमने मुझे याद किया? तुम इतनी देर से क्यों लौटे? नायर को आंसू भरी आंखों से देखते ही तांग वुलिन का दिल कसक उठा। उसने आह भरते हुए कहा, मुझे बहुत पहले लौट आना चाहिए था, लेकिन मुझे एक काम पूरा करना था और उसे करने में 3 साल लग गए, इसलिए देर हो गई। जब भी मैं थकता या नींद आती, मैं तुम्हारे और सबके बारे में सोचता और वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता था। भले ही मैंने 3 साल सिर्फ उसी एक काम में लगा दिए, मुझे कोई पछतावा नहीं है। कभी कभी एक आदमी को कुछ काम हर हाल में पूरा करना होता है। उसे पूरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। डोलुओ महाद्वीप में लौटने में जो कुछ महीने लगे, उनमें मेरी सोल पावर 2 रैंक बढ़ गई। पहले ऐसा सोचना भी असंभव था। वास्तव में समुद्र में बिताए कुछ महीनों के दौरान उसकी सोल पावर 44 से बढ़कर 46 हो गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी 8 असाधारण मेरिडियन में से 2 और खुल गई थी और बाकी 4 भी पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई थी। इसलिए तांग वुलिन को पूरा विश्वास था कि अब उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। तुमने बहुत कष्ट सहा होगा ना बड़े भैया? नायर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तांग वुलिन मुस्कुराया। ठीक था, बस वहां मैं अकेला था, इसलिए कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता था। कठिनाइयों से वो बचपन से ही जूझता आया था, इसलिए उससे उसे डर नहीं लगता था। इन 3 वर्षों में सबसे कठिन चीज थी अकेलापन। अगर वो ड्रैगन कंकालों से संवाद ना कर पाता तो शायद वो अपना मानसिक संतुलन बनाए नहीं रख पाता। लेकिन अंततः वो डटा रहा और अब उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर है। उसकी शरीर का हर अंश उसे बता रहा था कि उसने सही काम किया। और तुम नायर, तुम तो 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन चुकी हो। क्या तुम 6 रिंग सोल एम्परर भी बन गई हो? वो पहले से उत्तर के लिए तैयार था, फिर भी उसके सिर हिलाते ही वो स्तब्ध रह गया। 16 वर्ष की आयु में सोल एम्परर, इतिहास में शायद ही कोई उसकी बराबरी कर सके। ऊपर से बैटल आर्मर भी स्वयं बनाना, जिसमें अपार समय और परिश्रम लगता है। नायर अब केवल विलक्षण प्रतिभा नहीं रह गई थी। तांग वुलिन ने अंगूठा उठाकर उसकी प्रशंसा की और पूछा, और मेरे दोस्त कैसे हैं? नायर ने उत्तर दिया, सुना है तुम्हारे गायब होने के बाद वे काफी उदास रहते थे, लेकिन श्रेक के 7 मॉन्स्टर्स बनने के बाद वे पूरे अकेडमी के आदर्श बन गए हैं, इसलिए उन्होंने साधना में और भी मेहनत की। 1 साल पहले ही वे 5 रिंग सोल किंग बन गए थे और उससे भी पहले 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर। उनकी वर्तमान रैंक मुझे ठीक से नहीं पता। सब लोग 5 रिंग सोल किंग और 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन गए हैं। शायद मेरे गायन होने से उनकी 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाने की प्रक्रिया रुक गई। आखिर स्पिरिट एलॉय से 2 वर्ड बैटल आर्मर बनाना बेहद कठिन है। तांग वुलिन ने नायर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नायर, मैंने अभी तक अकेडमी में अपनी वापसी की सूचना नहीं दी है। पहले शिक्षकों से मिलकर उन्हें बता दूं, फिर आराम से बात करेंगे। नायर ने तुरंत कहा,
शिक्षकों को मत बताओ, भले ही तुम 3 साल गायब रहे, अकेडमी ने तुम्हारे योगदान के कारण तुम्हें विशेष अनुमति देकर इनर कोर्ट में प्रवेश दे दिया है। अब तुम भी इनर कोर्ट के शिष्य हो। अगर किसी को बताना है तो स्कारलेट ड्रैगन डुलुओ दादाजी जुओ शी को बताना चाहिए। ओह, मैं तो भूल ही गई, आज अकेडमी में एक बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए तुम्हारे दोस्त तैयारी में व्यस्त होंगे। क्यों न तुम इस कार्यक्रम के दौरान खुद को प्रकट करो और उन्हें चौंका दो। तांग वुलिन थोड़ा रुका। कौन सा कार्यक्रम? नायर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन। सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन? क्या वही जो इनर कोर्ट में होता है? तांग वुलिन ने इसके बारे में सुना था, लेकिन विस्तार से नहीं जानता था। अब उसे एहसास हुआ कि वो भी उस उम्र में पहुंच गया है जहां भी इसमें भाग ले सकता है। समय कितनी तेजी से बीत गया। नायर उसके कान के पास झुकी और कुछ फुसफुसाई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो तुम कह रही हो कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी अविवाहित इनर कोर्ट शिष्यों को इसमें भाग लेना अनिवार्य है? नायर खिलखिलाई। हाँ, महाद्वीप के आधिकारिक कानूनों के अनुसार 16 वर्ष की आयु में वयस्क माना जाता है, इसलिए मैं तकनीकी रूप से वयस्क हूँ। शिक्षकों ने मुझे विशेष अनुमति दी है। कहते हैं कि ये प्रतियोगिता छात्रों में प्रतिस्पर्धा और भविष्य की साधना के लिए प्रेरणा देती है। वो सच कह रही थी। तांग वुलिन को ये नहीं पता था कि इनर कोर्ट में नायर को ड्रैगन स्पीयर देवी कहा जाता है। यदि घोषणा हो जाए कि वो इस मैच मेकिंग कन्वेंशन में भाग ले रही है, तो मिशन पर गए शिष्य भी तुरंत लौट आएंगे। सभी इनर कोर्ट शिष्य असाधारण प्रतिभाशाली थे, तो कौन कह सकता था कि ड्रैगन स्पीयर गॉडेस उनमें से किसी पर मोहित नहीं होगी? नायर की सुंदरता, शक्ति और सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर की प्रत्यक्ष शिष्या होने का दर्जा उसे अकेडमी के सभी छात्रों की शिखर पर स्थापित करता था। इसके अलावा वो सभी पुरुष छात्रों के दिलों की नंबर 1 देवी थी। तुम भी भाग लेने वाली हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, तांग वुलिन ने गंभीर स्वर में कहा। नायर ने आश्चर्य की झलक के साथ उसकी ओर देखा। क्यों? तांग वुलिन ने उसी गंभीरता से कहा। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम इस तरह के मैच मेकिंग कार्यक्रमों में कैसे भाग ले सकती हो? तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैं तुम्हें इस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये सुनकर नायर हंसी रोक नहीं सकी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने पुराने विचारों वाले हैं बड़े भाई, तांग वुलिन ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। 18 साल की होने से पहले कोई संबंध नहीं, समझी? और अगर तुम्हें कोई पसंद भी आता है तो पहले उसे मेरे पास लाना। मेरी छोटी बहन इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली है, मैं उसे यूं ही किसी को नहीं सौंप सकता। नायर खिलखिलाई। चिंता मत करो बड़े भाई, मुझे पहले से ही कोई पसंद है और मुझे यकीन है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर तांग वुलिन चौंक गया। तुम्हें पहले से कोई पसंद है? नायर ने सर हिलाया। बिल्कुल, वो आप ही हैं। तांग वुलिन ने असहाय लेकिन स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ सर हिलाया। मेरे साथ मजाक मत करो शरारती लड़की। अगर तुम सच में मैच मेकिंग सम्मेलन में भाग लेना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन किसी को यूं ही मत चुन लेना। ठीक है, समझ गई, चिंता मत कीजिए। अगर कोई मुझे पसंद आया तो पहले आपकी अनुमति लूंगी, ठीक है? नायर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तांग वुलिन ने संतुष्ट होकर सर हिलाया। फिर कहा, मुझे अब ग्रैंड टीचर से मिलना है। किस दिशा में जाना है? इतने समय बाद आया हूं कि रास्ता ही भूल गया हूं। नायर ने कहा, मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूं, फिर मैं टीचर से मिलने जाऊंगी। उसके बाद वापस आकर आपसे मिलूंगी। और हाँ, अपने दोस्तों से सोल कम्युनिकेटर से संपर्क मत करना। मैच मेकिंग सम्मेलन ही पहली जगह हो जहां वो आपको देखें। तांग वुलिन मुस्कुराया और सर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैच मेकिंग सम्मेलन, हाँ? तांग वुलिन के मन में एक परिचित चेहरा उभरा और उसके भाव तुरंत जटिल हो गए। वो अभी युवा था, इसलिए उसने कभी सी गॉड फेट मैच मेकिंग सम्मेलन में अपना सच्चा प्रेम खोजने के बारे में सोचा था, लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसा कार्यक्रम था जिसमें वो भाग ले सकता था? इन विचारों के साथ उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव उभरा। इस प्रकार वो 3 वर्षों के बाद पहली बार अपने ग्रैंड टीचर से मिला, हृदय में मिश्रित भावनाएं लिए। स्कारलेट ड्रैगन डोलुओ झुओ शी अपने आंगन में चाय का स्वाद ले रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र तांग वुलिन पर पड़ी, उनका हाथ कांप गया। फिर भी उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि गर्म चाय उनके हाथ पर गिर गई। वुलिन? ग्रैंड टीचर? तांग वुलिन तुरंत आगे बढ़ा और एक घुटने पर बैठ गया। स्कारलेट ड्रैगन डोलुओ असामान्य गति से खड़े हुए और उसे उठाया। तुम इन वर्षों में कहाँ थे? मैं बहुत खुश हूं कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हें छोटे संसारों में यूं भटकना नहीं चाहिए था। मैं तो उस पागल बूढ़े के साथ पूरी टांग सैंग को उलटने ही वाला था। शुक्र है तुम लौट आए। वो पागल बूढ़ा सच में पागल होने वाला था। संक्षिप्त बातचीत के बाद ब्लेजिंग ड्रैगन डोलुओ फेंग वू यू 3 मिनट से भी कम समय में पहुंच गए। तांग वुलिन को देखते ही उनके चेहरे पर क्रोध उभर आया और उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा।
तांग वुलन ने बचने की कोशिश नहीं की और उछलकर दूर जा गिरा, लेकिन थप्पड़ जितना भयानक दिखा उतना दर्दनाक नहीं था। तुम क्या कर रहे हो पागल बूढ़े, जोशी गरजे। फेंग वुयू ने कहा, चुप रहो। तांग वुलिन, तुम्हें वापस आना याद रहा? बताओ तुम्हारी फॉर्जिंग पीछे तो नहीं रह गई? तांग वुलिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं 6ठे रैंक ब्लैकस्मिथ के शिखर पर हूँ और सोल रिफाइनिंग सीखना चाहता हूँ। फेंग वुयू ने उसे पकड़ लिया, मेरे साथ चलो, तुम्हारी परीक्षा लेनी है। तांग वुलिन मन ही मन चिंतित था, उसे अभी इनर कोर्ट में प्रवेश की औपचारिकताएं भी पूरी नहीं करनी थी, और आज रात का मैच मेकिंग सम्मेलन। श्रेक अकेडमी में ये सम्मेलन सभी वयस्क छात्रों के लिए अत्यंत प्रतीक्षित आयोजन था। सी गॉड फेट मैच मेकिंग सम्मेलन पूरे डूलोआ महाद्वीप का सबसे महान प्रेम परीक्षण माना जाता था। यदि दो लोग इसमें एक दूसरे को स्वीकार कर लेते तो उन्हें सी गॉड्स पवेलियन की अतल प्रेम प्रतिज्ञा का आशीर्वाद मिलता। यदि भविष्य में वे अलग होना चाहते तो उन्हें पवेलियन में कारण बताना पड़ता। इस बार का सम्मेलन विशेष रूप से रोमांचक था क्योंकि ये खबर फैल गई थी कि ड्रैगन स्पीयर गॉडेस नायर भी इसमें भाग लेंगी। युए ज़ेंग्यू और शिए शिए साथ साथ इनर कोर्ट भवन से बाहर निकले। युए ज़ेंग्यू सफेद सूट में सुनहरे पंखों के साथ एक पवित्र देवदूत जैसे दिख रहे थे, वहीं शिए शिए काले सूट में चांदी के ड्रैगन मैटन के साथ मानो अंधेरी रात का भूत हो। एक काले में, दूसरे सफेद में, दोनों अत्यंत आकर्षक। ऐसे में लोगों का ध्यान उनकी ओर जाना स्वाभाविक ही था। ओए, मेरा इंतजार करो हरामखोरो। मोटे ताजे शू लीजी पीछे से भागते हुए आए। क्या चाहिए तुम्हें मोटू? तुम हमारी इमेज खराब कर दोगे, युए झैंगिंग ने घृणा भरे अंदाज में कहा। शू लीजी अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में था, लेकिन इनर कोर्ट की यूनिफॉर्म आउटर कोर्ट से अलग थी। वो नारंगी रंग की थी और बेहतरीन डिजाइन और गुणवत्ता वाली थी। हालांकि शू लीजी के मोटे शरीर पर वो भी किसी बड़े रैक्सैक जैसी ही लग रही थी। युए झैंग्यू के तिरस्कार से शू लीजी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, उल्टा वो हंसते हुए दोनों के बीच में घुस गया और बीच में चलते हुए बोला, अगर हम ऐसे चलें तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अमीर जमींदार अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घूम रहा हो। दफा हो जाओ। शिए शिए और युए झैंग्यू एक साथ चिल्लाए, फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और एक साथ बोले, क्या तुम मेरे साथ इतनी तालमेल में नहीं रह सकते? क्या तुम दोनों मैच मेकिंग कन्वेंशन में एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। शू लीजिए हंसते हुए हवा की तरह तेजी से आगे निकल गया। उसके शरीर का वजन भले ही लगातार बढ़ रहा था, लेकिन उसकी गति भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही थी। युए झैंग्यू और शिए शिए ने एक दूसरे की ओर देखा और बिल्कुल एक साथ नाक सिकोड़ते हुए हूँ किया। इसी बीच सी गॉड झील की सतह पर तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। झील के किनारे पहुंचते समय शिए शिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन फिर भी वो बेहद घबराया हुआ था। क्या ये सच में काम करेगा? अगर यूएनएन मुझसे नाराज हो गई तो? उसने बेचैनी से पूछा। युए झैंग्यू ने झुंझलाकर उसकी ओर देखा। क्या तुम इतने डरपोक नहीं बन सकते? जानते हो क्या, क्यों ना तुम वापस अपने कमरे में जाकर उदास बैठे रहो। मैंने तुमसे ज्यादा दयनीय इंसान नहीं देखा। क्या यूएनएन कोई खूंखार जानवर है? किसे तुमने खूंखार जानवर कहा? पीछे से एक सपाट आवाज आई। शिए शिए और युए झैंग्यू तुरंत मुड़े और देखा कि यूएनएन ये हुई अपने सामान्य पुरुष वेश में उनके पीछे खड़ी थी। मैंने नहीं कहा, ये तो शिए शिए के दिल की आवाज़ थी। अरे समय देखो, मुझे जाना होगा। युए झैंग्यू तुरंत वहां से भाग निकला। वो लड़ाई में यूएनएन ये हुई का मुकाबला नहीं कर सकता था। यूएनएन? किसी कारण से जैसे ही शिए शिए ने यूएनएन ये हुई को देखा, उसकी सारी हिम्मत गायब हो गई। वो घबराकर अपने हाथ मलने लगा। यूएनएन ये हुई ने बस एक नज़र उस पर डाली और ठंडे भाव से बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। शिए शिए उसकी जाती हुई आकृति को देखता रह गया और पिच के गुब्बारे की तरह ढीला पड़ गया। लगता था कि उसके पास अभी भी कोई मौका नहीं था। वो मेरा प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी, नहीं तो जब कन्वेंशन शुरू होने वाला है तब भी वो पुरुष वेश में क्यों होती? मैं क्या करूं? मैं तो गया। सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन शुरू होने ही वाला था और स्वाभाविक रूप से केवल शिए शिए ही नहीं, बल्कि उस समय इनर कोर्ट के अनगिनत छात्र तेज धड़कनों का अनुभव कर रहे थे। जो इनर कोर्ट शिष्य वयस्क हो चुके थे उनके लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्रेक अकेडमी में प्रवेश करने के बाद से ही वे पूरे अकेडमी के दबाव में रहे थे। किसी भी शिक्षक ने उनसे कुछ बनने या करने की शर्त नहीं रखी थी, लेकिन श्रेक अकेडमी के सभी छात्र असाधारण प्रतिभाएं थीं। इतनी अद्भुत प्रतिभाओं के बीच अगर कोई जरा भी ढीला पड़ता तो उसे पीछे छूट जाने का डर बना रहता था। ये भावना सुखद नहीं थी, लेकिन इतनी मेहनत से प्रवेश पाने के बाद कोई भी निष्कासित नहीं होना चाहता था। इसलिए अकेडमी में आने के बाद उनके पास कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
साल दर साल कठिन परिश्रम के बाद ही सबसे प्रतिभाशाली छात्र बाकी सबसे आगे निकल पाते थे। ये छात्र 20 वर्ष की आयु से पहले एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बन जाते थे और इस प्रकार इनर कोर्ट में स्थान प्राप्त करते थे। स्टार लोअर महाद्वीप के मॉन्स्टर अकेडमी के मॉन्स्टर 8 किंग्स जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही श्रेक अकेडमी के इनर कोर्ट में प्रवेश का अधिकार था, इसलिए ये वही समय था जब वे थोड़ा आराम कर सकते थे। लगभग 20 वर्ष की आयु में हार्मोनल स्राव अपने चरम पर होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने जीवन साथी से मिलने की इच्छा रखते थे, लेकिन केवल इसी समय उन्हें अपने साथी चुनने का अवसर और अधिकार मिलता था। अकेडमी ने यह अवसर उन्हें सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन के रूप में प्रदान किया था। श्रेक अकेडमी के सभी छात्र अपने साथी अकेडमी के भीतर नहीं चुनते थे, लेकिन इनर कोर्ट के अधिकांश शिष्य ऐसा ही करते थे। कारण सरल था, यदि दो लोगों को साथ रहना है तो उनके पास साझा विषय और समान उद्देश्य होने चाहिए। असमान लोग अस्थायी रूप से एक दूसरे के अंतर को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक संबंध बनाए रखना कठिन होता है। जैसा कि देखा गया था, सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन में बने लगभग सभी संबंध जीवन भर टिके रहते थे। इसके अलावा असाधारण परिस्थितियों में समान अनुभव और समान उद्देश्य होने के कारण वे एक दूसरे को अत्यंत महत्व देते थे और साथ मिलकर अपनी साधना स्वप्न की ओर अग्रसर होते थे। ऐसा संबंध केवल प्रेम पर नहीं बल्कि द्विसाधना के आधार पर भी टिका होता था। एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हुए उनका बंधन अधिकांश संबंधों से अधिक मजबूत बन जाता था। इसीलिए इनर कोर्ट के सभी शिष्य इस कन्वेंशन के पहले बेहद उत्साहित रहते थे। इस दौरान वे न केवल अपनी साधना में मेहनत करते थे बल्कि संभावित प्रेम संबंध भी खोजते थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके पहले से प्रेम रुचि थी और वे इस कन्वेंशन में अपने प्रेम का इजहार करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने बंधन को सभी साथियों के सामने स्थापित करते थे। कहा जाता था कि जो इस कन्वेंशन में अपने साथी पाते थे उन्हें श्रेक के प्रथम पीढ़ी के 7 मॉन्स्टर्स के कप्तान यानी स्वयं सी गॉड का आशीर्वाद मिलता था। सी गॉड आइलैंड और सी गॉड लेक उसी की स्मृति में बनाए गए थे। रात हो गई और आकाश पूरी तरह अंधकारमय हो चुका था। सामान्यतः इस समय इनर कोर्ट शांत और सुकून भरा होता था, लेकिन आज वहां असाधारण चहल पहल थी। रात्रि भोजन के बाद उपयुक्त आयु के सभी आउटर कोर्ट शिष्य, खासकर 18 से 20 वर्ष के बीच वाले, पहले ही इनर कोर्ट में प्रवेश कर चुके थे। केवल इसी दिन उन्हें विशेष अनुमति मिलती थी। उनके चेहरों पर तीव्र आकांक्षा झलक रही थी, मानो वे स्वयं इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हो। सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन उनके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था। यदि वे एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बन जाएं तो उन्हें भी इसमें भाग लेने का अधिकार मिल सकता था। जो आउटर कोर्ट शिष्य 20 वर्ष से अधिक आयु के थे उनके लिए दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। आयु सीमा हमेशा कठोर नहीं होती थी। उदाहरण के लिए कुछ देर से निखरने वाले छात्र 21 वर्ष की आयु में एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनते थे। वे सामान्यतः इनर कोर्ट का अवसर खो देते थे, लेकिन उनके पास दूसरा मौका होता था। यदि वे 30 वर्ष से पहले 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर बन जाएं तो वे एक पूरक परीक्षा दे सकते थे, जिसे पास करने पर उन्हें इनर कोर्ट में प्रवेश मिल सकता था। इस प्रकार 20 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए भी आशा समाप्त नहीं होती थी। कई लोग एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनने के बाद भी आउटर कोर्ट से स्नातक नहीं होना चाहते थे। वे 30 वर्ष तक 2 शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनने का प्रयास करते रहते थे, ताकि उन्हें इनर कोर्ट में प्रवेश का दूसरा मौका मिल सके। वे सचमुच श्रेक अकेडमी से प्रेम करते थे और यहाँ बने रहने के लिए वे हर संभव प्रयास करना चाहते थे। मैं सच में इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ, इसलिए अब मैं सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन देख सकूंगा। मैंने हमेशा सुना है कि हमारे इनर कोर्ट के सीनियर्स कितने असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। सोच रहा हूँ कि आज वे हमारे लिए कैसा शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। इस साल का कन्वेंशन तो और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ड्रैगन स्पीयर गॉडेस भी इसमें भाग लेने वाली हैं। हो सकता है कि वे अपने लिए कोई जोड़ी ना चुने, लेकिन अगर वे आईं तो वे निश्चित रूप से इस कन्वेंशन की नंबर 1 सुंदरी होंगी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने उन्हें पहले देखा हो? बिल्कुल देखा है। मैंने एक बार दूर से उनकी साइड प्रोफाइल की झलक पाई थी और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वे अत्यंत सुंदर हैं। सच में? तो फिर मुझे भी बाद में उन्हें अच्छे से देखना होगा। मैंने सुना है कि वे सभी इनर कोर्ट शिष्यों के दिलों की देवी हैं, और सिर्फ सुंदर ही नहीं, वे उतनी ही शक्तिशाली भी हैं। ओह हाँ, क्या तुम लोगों ने सुना? स्टार लुओ एम्पायर से आए 2 एक्सचेंज स्टूडेंट्स को हमारे इनर कोर्ट में विशेष प्रवेश दिया गया है और वे भी आज के मैच मेकिंग कन्वेंशन में भाग लेने वाले हैं। पता नहीं ये सच है या नहीं। हाँ, ये सच लगता है। मैंने भी ऐसा सुना है। उम्मीद है कि हमारे इनर कोर्ट के सीनियर्स उनमें से किसी पर फिदा ना हो जाए।
सुना है कि उन दोनों में से जो पुरुष छात्र है वे बेहद शक्तिशाली है। वे सिर्फ 23 साल का है, लेकिन पहले ही 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन चुका है। ये तो पागलपन है। और इतना ही नहीं, सुना है कि उसकी बैटल आर्मर का एक हिस्सा पहले ही 3 वर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। सभी आउटर कोर्ट के शिष्य आने वाले सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन को लेकर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। सबसे गर्म विषय थे ड्रैगन स्पीयर गॉडेस, दाई यूएनआर, लॉन्ग यूए और श्रेक के 7 मॉन्स्टर से जुड़े चर्चे। इस बार का कन्वेंशन पिछली बारों से कहीं अधिक आकर्षक लग रहा था, और इसकी मुख्य वजह यही थी कि ये सभी इसमें भाग लेने वाले थे। इस समय तक पूरी तरह रात हो चुकी थी, और इसका मतलब ये था कि सी गॉड फेट मैच मेकिंग कन्वेंशन शुरू होने वाला था। दूर सी गॉड्स लेक पर एक छोटी नाव धीरे धीरे तैरती हुई आ रही थी। नाव अत्यंत चमकदार रोशनी से जगमगा रही थी, और सभी आउटर कोर्ट शिष्यों ने एक साथ उसकी ओर झुककर अभिवादन किया। नाव पर बैठे सभी लोग श्रेक अकेडमी के सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से थे, और वही वास्तव में श्रेक सिटी को नियंत्रित करते थे। यहाँ तक कि फेडरेशन को भी श्रेक अकेडमी के सी गॉड्स पवेलियन के बुजुर्गों का सम्मान करना पड़ता था। नाव के ठीक मध्य में सफेद वस्त्र पहने एक युवा पुरुष बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और काले बाल पीछे की ओर लहराते हुए उसकी पीठ तक जा रहे थे, जिससे उसके व्यक्तित्व में एक सहज और निस्संग आभा झलक रही थी। उसके बगल में बैठी थी हाल ही में इनर कोर्ट की प्रिंसिपल नियुक्त हुई होली स्पिरिट डोलू याली। उनके बगल में बैठी थी आउटर कोर्ट की प्रिंसिपल सिल्वर मून डोलू एल्डर काई। एल्डर काई के पास बैठे थे 2 पवित्र ड्रैगन, स्कारलेट ड्रैगन डोलू झुओशी और ब्लेजिंग ड्रैगन डोलू फंग वू यू। फंग वू यू का भाव सामान्य से अलग था, जिन्हें अक्सर पागल बूढ़ा कहा जाता था। वे इस समय भौएं चढ़ाए, सिर झुकाए गहरे विचार में डूबे हुए थे। उनके अलावा नाव पर अन्य कई वृद्ध टाइटल्ड डोलू भी बैठे थे। नाव पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक टाइटल्ड डोलू था, और सभी कम से कम 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर थे। अरे, नाव के बीच में वो कौन है? वे इतना युवा होकर भी उस नाव पर कैसे बैठ सकता है? चुप रहो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे हमारी अकेडमी का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं, और शायद पूरे महाद्वीप का भी। 100 साल पहले ही वे सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर बन चुके थे। वे एक लिमिट डोलू हैं, 4 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर और श्रेक अकेडमी के आध्यात्मिक नेता। क्या तुम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हो? लेकिन वो इतने युवा दिखते हैं, ये कैसे संभव है? हे भगवान, इतना बूढ़ा आदमी इतना जवान कैसे दिख सकता है? मैंने सुना है कि होली स्पिरिट डोलू इन्हीं की पत्नी है। उन्हें बूढ़ा मत कहो। जब वे इतने युवा दिखते हैं तो उन्हें बूढ़ा कैसे कह सकते हो? वैसे क्या तुम में से किसी को इनका डोलू टाइटल पता है? जरूर बहुत शानदार होगा। बिल्कुल, इनका डोलू टाइटल है एटलस। वे हैं एटलस डोलू युनमिंग। उनका मार्शल आयल है एटलस स्पीयर, और कहा जाता है कि वे अपने भाले से आकाश को भेद सकते हैं। उन्हें पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता है। 100 साल पहले वे उस जेनरेशन के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के कैप्टन थे। वे एक सच्चे डेमीगॉड हैं। श्रेक अकेडमी ने दिव्यलोक के सबसे निकट, अगर दिव्यलोक का आभामंडल हमारे संसार से इतने समय से कटा ना होता तो वे बहुत पहले ही उच्च लोक में आरोहण कर चुके होते। जिन्होंने भी उस सफेद वस्त्रधारी युवा को पहचान लिया था, वे अत्यंत उत्साहित थे। आखिर श्रेक अकेडमी के शिष्यों के लिए भी इस महान हस्ती को देखना अत्यंत दुर्लभ अवसर था। आपके आगमन से सभी छात्र बहुत उत्साहित हैं ब्रदर मिंग, होली स्पिरिट डोलू ने धीमे स्वर में कहा। युनमिंग मुस्कुराए और उनका हाथ थपथपाते हुए बोले, मैं तो सिर्फ नार की वजह से आया हूँ। उसने पहले कहा था कि वे भाग नहीं लेंगी। आखिर वे अभी 16 साल की हैं, और स्कूल के नियम के अनुसार केवल 18 वर्ष या उससे अधिक वाले ही भाग ले सकते हैं। लेकिन उसने अचानक अपना मन बदल लिया। मुझे लगता है कि उसकी नज़र किसी पर टिक गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि किसने मेरी प्यारी शिष्या का दिल चुरा लिया है। याली मुस्कुराई और उसे लाड करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पिता अचानक जान ले कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भागने वाली है। युनमिंग हंस पाए। मैं इससे इनकार भी नहीं करूंगा। याली ने धीमे स्वर में कहा, ये सब मेरी गलती है कि मैं आपको एक संतान नहीं दे पाई। युनमिंग ने उनका हाथ थामकर सांत्वना दी। ठीक है, क्या हमने तय नहीं किया था कि अब इस विषय पर बात नहीं करेंगे? याली की आंखों में आंसू भर आए। ये वही व्यक्ति था जिसने उन्हें संसार का समस्त प्रेम दिया था। उनसे मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यपूर्ण घटना थी। एल्डर काई, जो दूसरी ओर बैठी थीं, उन्हें देख देख कर मन ही मन लंबी आहें भर रही थीं। वे याली की जगह लेने के लिए अपने जीवन के कई दशक भी त्यागने को तैयार थीं, परंतु उसने सभी उत्कृष्ट महिलाओं में से केवल याली को चुना था। ये जानते हुए भी कि उसका शरीर अपूर्ण था, उसने बिना झिझक उसे चुना और एल्डर काई और हेवनली फीनिक्स डोलू लेंग याओझू दोनों के प्रस्ताव ठुकरा दिए। फिर भी उसने कभी उन्हें झूठी आशा नहीं दी। वे अत्यंत निर्णायक व्यक्ति था।
उसने तुरंत और स्पष्ट रूप से उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसके उच्च स्थान को देखते हुए उसके लिए एक से अधिक पत्नी होना असामान्य हो सकता था। एल्डर काई ने एक बार लेंग याओझू का ये कहते सुना था कि वे उसकी रखैल बनने को भी तैयार थीं। लेंग याओझू, स्पिरिट पगोडा की उपाध्यक्ष, एक टाइटल डॉलू, इतनी गर्वीली महिला जो फेडरेशन के अध्यक्ष के सामने भी ऊंचा सिर रखती थी, उन्होंने उसके लिए जीवन भर विवाह नहीं किया, जैसे एल्डर काई ने भी नहीं किया। शायद दोनों का विचार एक ही था, जब किसी ने सर्वश्रेष्ठ को देख लिया हो तो वे किसी और से समझौता कैसे कर सकता है। उनकी दृष्टि में एटलस डॉलू युनमिंग की तुलना लेजेंडरी स्पिरिट आइज डॉलू हो यूहाओ और तांग संप्रदाय के संस्थापक 1000 हैंड्स डॉलू तांगसन से की जा सकती है। उसी क्षण एल्डर काई ने अपने हाथ पर एक गर्म स्पर्श महसूस किया। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि याली उन्हें चिंतित दृष्टि से देख रही हैं। वे याली से ईर्ष्या करती थीं, पर उनका गहरा सम्मान भी करती थीं। याली इस संसार की सबसे दयालु महिला थीं। उन्होंने एक भयानक महामारी से ग्रस्त निर्धन क्षेत्र में हजारों लोगों का उपचार करते हुए अपनी जीवन शक्ति का अत्यधिक दहन कर दिया। उस दिन उन्होंने 10,000 लोगों की जान बचाई, पर स्वयं मृत्यु के कगार पर पहुंच गई। युनमिंग ने उनकी जान तो बचा ली, पर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर सके। विडंबना ये थी कि वे संसार की सबसे शक्तिशाली उपचार प्रकार की सोल मास्टर्स में से एक थीं, फिर भी स्वयं को ठीक नहीं कर सकी। फिर भी वे न क्रोधित हुई न कड़वाहट से भरी। उन्होंने इसे ईश्वर का दंड मान लिया, मानो स्वर्ग ने हजारों जीवन बचाने के बदले उनसे केवल मातृत्व छीन लिया हो। मृत्यु से लौटने के बाद युनमिंग ने तुरंत घोषणा कर दी कि वे उनकी पत्नी है। उस समय वे प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बिना झिझक ये निर्णय लिया। दोनों के अनेक चाहने वाले थे, पर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बहुत लंबे समय से प्रेम करते थे, और जब अंत में उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने प्रेम का इजहार किया, तब भी लगभग मर ही गई थीं।